नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं संगीता सपना बुटोला। हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बड़े बड़े पदों का दायित्व संभाला है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से आप सिविल इंजीनियर हैं। ओएनजीसी में कई बड़े पदों का कार्यभार आपने संभाला है, लेकिन सदैव अपनी माटी और थाती के लिए समर्पित रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हर्षमणि व्यास जी की। ओएनजीसी में कार्य के दौरान ही आपने हिमालय और उत्तराखंड को लेकर एक ग्रुप का गठन किया। ये ग्रुप उत्तराखंड के पर्यावरण, संस्कृति और पर्यटन के लिए लगातार काम करता है। स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं केदारखंड न्यूज़ एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, ये बताइए कि ओएनजीसी में रहते हुए आपने हिमालय और उत्तराखंड के लिए बहुत काम किए हैं। इसकी शुरुआत कब की और इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं? दरअसल मैं अपना बैकग्राउंड बताऊंगा। जैसा एक पहाड़ी परिवेश में होता है, मैंने मेरी 12th तक की एजुकेशन ऋषिकेश में रही। उसके बाद मैंने तब तक कोई ऐसा एम ऑब्जेक्टिव नहीं होता था। पहाड़ में ऐसा होता था कि पास होना ही एक लक्ष्य रहता था। मैं बीएससी मैंने यहाँ गुरु राम राय से किया, और तब मेरी उससे पहले सेकंड क्लास ही होती थी, उसमें फर्स्ट क्लास आई, और उसी के परिणाम स्वरूप मेरा पंतनगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैंने वहाँ से डिग्री किया। वहाँ उसके बाद उत्तरोत्तर प्रगति हुई, 84% मेरे वहाँ आए, और उसके बाद मेरा चयन ओएनजीसी में हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग आसाम थी, और आसाम में जो पर्वतीय मूल के जो लोग हैं उनका एक संगठन हिमगिरी सोसाइटी करके, जिसका लक्ष्य, जिसका उद्देश्य जो है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो पर्यावरण के प्रति, यहाँ के जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उनके अनुकूल उस तरह के प्रोजेक्ट्स, और हिमालय के उन्नति हेतु ही सारे उसके उद्देश्य रहे हैं। और उसका जो एरिया रहा, उसमें कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के जो पर्वतीय मूल के निवासी हैं, पर्वत के निवासी हैं, उन सब का ये एक संगठन था। उस संगठन को हमने 1981 में ये आसाम में इसका गठन किया था, और उसके बाद उसका विधिवत गठन यहाँ 92 में ओएनजीसी देहरादून में किया। और तब और आज में फ़र्क ये है कि पहले लोग अपने आप को पहाड़ी कहने में शर्माते थे, उनको संकोच होता था अपने आप को पहाड़ी कहने में। लेकिन इस संस्था का इस तरह का एक मजबूत संगठन जब बना, तो सभी इस संगठन में अपना सदस्य बनने पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि ओएनजीसी में जितने भी संगठनात्मक पद थे, चाहे वो ओएनजीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन हो, चाहे वो यूनियन हो, चाहे हमारे क्लब के पदाधिकारी हों, उन सब में हमारे पहाड़ के लोगों का वर्चस्व होने लगा, और वो अपने आप को मतलब पहाड़ी होने पे गर्व महसूस करने लगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र में जो आपदाएं आई, जो जिस तरह के भी इस तरह के प्रयास थे कि पर्वत की कैसे उन्नति हो, हिमगिरी सोसाइटी उसमें हमेशा प्रयत्नशील रही। सर, आप एक इंजीनियर के तौर पे ग्रीन बिल्डिंग को लेकर क्या सोचते हैं? दून शहर का जिस तरह से फैलाव हो रहा है, यहाँ इस तरह के भवनों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? दरअसल मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने पंतनगर से इंजीनियरिंग किया, और एमई फिर रुड़की यूनिवर्सिटी से किया, और उसी दौरान मेरा ओएनजीसी में चयन हुआ था। बाद में मुझे ओएनजीसी में जितनी ग्रीन बिल्डिंग्स हैं उसमें एसोसिएट होने का मुझे एक अवसर मिला, और उसी के तहत ओएनजीसी की पहली ग्रीन बिल्डिंग और उत्तराखंड की पहली ग्रीन बिल्डिंग, जो तेल भवन में ग्रीन बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है, उसको बनाने का भी गौरव मुझे ही प्राप्त हुआ। ये बेसिकली हम अगर अपने पहाड़ के जो जिस तरह का हमारी शैली है पहाड़ में जो मकान के बनाने की, वो अपने आप में ही ग्रीन कॉन्सेप्ट है। ग्रीन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हमें इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं बदलना है, हमारे संसाधनों का जो लोकल संसाधन है उनका उपयोग करना है, और कम से कम जो आने वाले भविष्य में
पर्यावरण को इस तरह से सुरक्षित रखना है कि भविष्य में उनके लिए भी वो संसाधन नई पीढ़ियों के लिए भी काम आए। इसको देहरादून के परिवेश में मुझे ये लगता है कि देहरादून में जिस तरह से राजधानी और जिस तरह से इसका विस्तार हो रहा है, इसको करने के बजाय अगर हम सैटेलाइट टाउन हर एक डिस्ट्रिक्ट के आसपास, जैसे टिहरी है तो टिहरी के आसपास कोई एक इस तरह का सैटेलाइट टाउन बसाएं, पौड़ी के आसपास बसाएं, उत्तरकाशी के आसपास बसाएं, जिससे कि सारा लोड एक देहरादून या नैनीताल या इस तरह के हल्द्वानी, कोटद्वार, विकास नगर इन पे ना पड़े। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि सब लोग पहाड़ों से निकल के सीधे सीधे तराई में आ रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, जिसकी वजह से जो इन शहरों की एक खासियत थी, एक अपना एक यहाँ का गौरवशाली इतिहास रहा, जिस तरह से यहाँ का चार्म था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह के टाउनशिप अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास बनाएं तो उनका अपना एक महत्व होगा और ये लोड नहीं पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वहाँ से भले ही हम बसेस लगा दें, अपने वहाँ एजुकेशन फैसिलिटी डेवलप कर लें, मेडिकल फैसिलिटी डेवलप कर लें, और यही दो चीज़ें तो मुख्यतः सभी लोगों को चाहिए। इसी वजह से लोग पहाड़ से जो पलायन कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें हो जाएं और उसमें भी अपनी पर्वतीय शैली को, जो कि ग्रीन बिल्डिंग का एक ग्रीन जो इसके जो मापदंड हैं उसके अनुरूप है, उस तरह की शैली में हम अपने टाउनशिप का डेवलप करें तो वो अपने आप में योगी होगा और पहाड़ के अनुरूप ही होगा। और इसी तरह से हम पलायन रोक सकते हैं और अपने अपने लोगों को अपने अपने क्षेत्र में ऑप्शन उनको प्रदान कर सकते हैं। सर, आप ये बताइए कि आप दहात संस्था के साथ कैसे और कब जुड़े? मैं दहात में इनफैक्ट जैसा मैंने बताया कि हमारा एक संगठित एक समाज जो पर्वतीय समाज बना, और मैंने 92 में ही एक ONGC ऑफिसर्स एसोसिएशन का उस समय इलेक्शन लड़ा था, और तब उसके फलस्वरूप मैं ऑल इंडिया ONGC ऑफिसर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी बना था। तो उस समय मैं उसके तहत मैं पूरे सारे अपने ONGC एक्टिविटीज़ में एसोसिएटेड था, समाज से एसोसिएटेड था। तो उसी दरमियान मेरी मुलाकात दहात के पदाधिकारियों लोकेश नवानी, तन्मय ममगाई आदि से हुई, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप दहात के हमारे अध्यक्ष होना स्वीकार करें और हमारे साथ एसोसिएट हों। तो उस दरमियान मतलब मैं एकदम बहुत ही सक्रिय रूप से तो नहीं हुआ, लेकिन उस दरमियान भी हम लोगों ने कुछ मैगजीन्स निकाली। मैं दहात के जो ग्रंथ निकला था उससे काफ़ी प्रभावित था, और मैं चाहता था कि ये दहात जो कि बहुत ही चिंतनशील लोगों का ग्रुप है और जो समाज में कुछ करने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों का ये जो ग्रुप है इसको आगे बढ़ाया जाए। और उसी प्रयास में इसमें काफ़ी उस समय आगे बढ़ा। लेकिन मैं 2003 में मेरा ट्रांसफ़र मुंबई हो गया था, और मैं 11 में फिर वापस जब देहरादून आया तो उस समय फिर मुझे उसकी दहात की अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और 2011 से 2018 तक मैं दहात से एज ए केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में एसोसिएटेड रहा। उसी दरमियान हम लोगों ने हरेला को एक राजकीय जो तौर पे स्टेट गवर्नमेंट से उसको रिकॉग्निशन मिली हरेला को, और ये जो एक सांस्कृतिक पर्व था उसको हमने एक प्लांटेशन से जोड़ दिया, उसके सांस्कृतिक पक्ष में झुमेलो और थड़िया नृत्यों से जोड़ दिया गया, और इनको स्कूलों में हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब ये 1 महीने का पर्व हरेला का, जिसमें कि प्लांटेशन मासिव स्केल पे हो रहा है, और 2015 में इसको राजकीय पर्व घोषित किया गया, और तब से लगातार ये कंटिन्यू है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आगे हम लोगों ने स्मृति वन का भी निर्माण किया, वो भी हरेला का ही श्रृंखला का एक अगली कड़ी थी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने फूलदेई, घी संक्रांत और जो पहाड़ी अन्न का है उसको आगे प्रमोट करने की दिशा में घी संक्रांत, और अभी माल्टे के लिए हम लोग जो
इसका समर्थन मूल्य के लिए सरकार पे इस पे दबाव बढ़ा रहे हैं। अपना एक उस तरह का एक महत्व रहा और उसी परिप्रेक्ष्य में जो हम लोगों ने कई इकाइयाँ इसकी बनाई थी, कई जगह लोक सहकार एकांश बनाया गया था। जब 2013 की जो बाढ़ आई थी उसमें बाढ़ से जो आपदा प्रभावित परिवार थे जिनके सदस्यों की मृत्यु हो गई थी, उनके प्रभावित परिवार के बच्चों के लिए हम लोगों ने एक शैक्षणिक सहयोग कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें मुख्यतः हो ये रहा था कि जो बच्चे थे उनको स्कूलों से उनके अभिभावक निकाल रहे थे कि अब कमाने वाला जब चला गया तो उसके बाद अब आप खेतों में काम करो, और स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए ये ज़्यादा हो रहा था। तो हम लोगों ने उस समय सोचा कि अगर किसी तरह से इनकी पढ़ाई अगर कायम रखी जा सके तो ये एक बड़ा प्रयास होगा। तो हमने शुरुआत 15-20 बच्चों से शुरू की, जो कि करीब 200 बच्चों पे लगातार हम 2013 से 2018 तक ये हर महीने उनको एक मुश्त 800 रुपया पर मंथ के हिसाब से उनको शैक्षणिक सहयोग दे रहे थे। और उसके पीछे भावना ये थी कि इनकी स्कूलिंग कंटिन्यू रही और उन बच्चों की शिक्षा वो कंटिन्यू रही, और उसी के फलस्वरूप आज हम लोगों को ये एक इस तरह के एक अपने आप में संतुष्टि है कि कुछ बच्चों को हम लोग पढ़ाई जो रोकने वाला जो एक फेज़ आता है उसको पास कर पाए और वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। धात की आखिर मीनिंग होती क्या है? धात का मतलब है, हम पहाड़ में जैसे बोलते हैं ना धाव लगाना, तो बेसिकली ये आह्वान है, कॉल करना किसी पब्लिक कॉज के लिए। जैसे हम लोग वहाँ पहाड़ों में तो बोलते हैं जब कोई पौंखी होती है, कुछ होती है, तो चलो भाई खाना खाने चलो। तो ऐसे ही धाद कॉल करता है समाज में जो भी कुछ समस्याएं हैं, कोई मतलब इसको इस रूप में देख सकते हैं कि जब किसी तालाब में कोई एक पत्थर में लहरें तो ये ऐसी छटपटाहट हर व्यक्ति के मन में होती है, और वो व्यक्ति अपने प्रयास करता है उसमें उस समस्या को हल करने के लिए। और अगर यही प्रयास एक समूह करे, उस सामूहिक प्रयास का नाम ही धाद है, जिसको कि हम कॉल करते हैं, उसमें चर्चा करते हैं, उसमें उस समाज को उसमें जो है एक बहस खड़ी करते हैं, और बहस खड़ी करने के पश्चात उसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट करके उस समस्या को हल निकालने का एक प्रयास को हम लोग काफ़ी पहले से हम लोगों ने एक प्रयास किया था। उसको आज मिलेट इंटरनेशनल ईयर घोषित कर दिया गया यूएनओ द्वारा। और यहाँ तक कि झंगोरा उस समय जो कि हम लोगों ने ये प्रमोट किया था वो राष्ट्रपति भवन की किचन तक भी पहुँच गया था। तो ऐसे कुछ प्रयास जो किए गए थे, ऐसे ही प्रयास और बहुत सारी संस्थाएं भी कर रहे हैं, लेकिन धाद इस विषय में सक्रिय है। जो भी प्रयास वो छोटे रूप में करता है। इसी तरह से बच्चों की शिक्षा के रूप में कक्षा कोना का एक प्रयास चल रहा है। ऐसे कई प्रयास किए गए हैं पास्ट में, और बेसिकली ये सभी लोगों का ये प्रयास रहता है कि हमारी क्या सामाजिक भूमिका हो, हम कैसे अपने इर्द गिर्द कोई जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से हल कर पाएं, इसी का नाम धाद। जैसे पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, उत्तराखंड जोर दिया जा रहा है, लेकिन लड़कियों को तकनीकी और वोकेशनल एजुकेशन कम ही मिल पा रहा है। तो किस तरह से लड़कियों की शिक्षा को जोड़कर आप देखते हैं? मैं समझता हूँ कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत पहले से प्रयास होना चाहिए था, और हम लोग तो इस महिला सशक्तिकरण की दिशा में मैं काफ़ी टाइम से अशोक आश्रम, जो कि ट्राइबल गर्ल्स के लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, 1944 में ये हरिदेव शास्त्री जी ने स्थापित किया था। उसमें विनोबा भावे और कई लोग हैं, उससे भी मैं एसोसिएटेड रहा। और उसके बाद जो BS नेगी महिला पॉलिटेक्निक, जिसको कि अब पहले ONGC महिला पॉलिटेक्निक के नाम से जाना जाता था, ये 1987 में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये काफ़ी कार्य कर रहा है। इसमें फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, गारमेंट टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिज़ाइन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंटीरियर और
इस तरह के कोर्सेस चलाए जाते हैं जो AICTE से अप्रूव्ड हैं। तो इस तरह के जो कोर्सेज चलाए जाते हैं, इसके माध्यम से महिलाओं को जो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, हाथ का काम करने का जो हुनर सिखाया जाता है, जिससे कि वो सक्षम होती हैं अपने आप को अपना रोज़गार जुटाने के लिए। और इस दिशा में जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो ONGC महिला पॉलिटेक्निक, जिसको कि आज BS नेगी महिला पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं, मैं इससे करीब 90s से इसमें एसोसिएटेड रहा और 2020 से मैं इसका चेयरमैन भी हूँ। अब हम इसको स्वतंत्र रूप से चलाते हैं और इसमें हर साल करीब 200 बच्चे ये शिक्षा ग्रहण करके अपना अपना वो एज ए एंटरप्रेन्योर डेवलप होती हैं। कईयों ने अपनी बुटीक खोली हैं, कई ने अपने शोरूम हैं और कई बहुत अच्छे अच्छे जॉब कर रही हैं और अपने अपने क्षेत्रों में वो सफल गृहिणी के रूप में हैं। तो इस तरह से जो ये कार्य है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इन संस्थाओं से मैं एसोसिएटेड रहा, जिसमें कि हमको एक चांस मिला कि हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में कुछ कर पाएँ। आप बाबा काली कमली धर्मशाला में भी स्वैच्छिक सेवाएं दे रहे हैं। तो अब तो रिजॉर्ट और होटलों का ज़माना है, ऐसे में धर्मशालाओं का क्या औचित्य है और क्या कुछ नई धर्मशालाएं बन पाएंगी? और मैं जो उपरोक्त मैंने बताया पॉलिटेक्निक और धाद और इस तरह की सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ मैं पिछले करीब 2022 से पिछले लगभग 2 साल से मैं बाबा काली कमली एक संस्था है, करीब 142 साल पुरानी संस्था, जिसको स्वामी विशुद्धानंद जी ने ये बनाया था। इसमें यात्री सेवा और साधु सेवा प्रमुख रूप से जिसके उद्देश्य हैं, गौ सेवा और समाज सेवा इसके अन्य उद्देश्य हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यात्री सेवा और साधु सेवा। इसी परिप्रेक्ष्य में हरिद्वार से जब पहले पैदल यात्रा जो चारों धाम के लिए चलती थी, उसमें हर 8 मील पर एक चट्टी उन्होंने बनाई, जिसको शेल्टर बोलते हैं, रहने का निवास, और अन्न की कमी थी तो अन्न क्षेत्र की भी स्थापना की। तो उस तरह से पूरी रास्ते भर जो चारों धाम के रास्तों में ये चट्टियाँ बनी हुई हैं और साथ साथ बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, करीब 100 के आसपास इस तरह की धर्मशालाएं हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे आपने बताया कि आज के परिप्रेक्ष्य में हर यात्री, पहले यात्रियों को सिर्फ शेल्टर चाहिए था, आज के परिप्रेक्ष्य में उनको सुविधाएं चाहिए, उनको अच्छे बाथरूम टॉयलेट्स चाहिए, उनको हाइजीनिक फूड चाहिए। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने इन धर्मशालाओं को मॉडिफिकेशन और रिनोवेशन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और मुझे हर्ष है ये बताते हुए कि हमने 4 धर्मशालाएं बद्रीनाथ में, 6 धर्मशालाएं उत्तरकाशी में, 1 धर्मशाला रुद्रप्रयाग में, 1 धर्मशाला जो नई जो सामुदायिक केंद्र एक देवप्रयाग में बनाया है। इसके अलावा हमने जानकी चट्टी और गरुड़ गंगा, गुप्त काशी, इन जगहों में हम लोगों ने इन धर्मशालाओं को रिनोवेट किया है। इनमें जो बेसिक अम्यूनिटीज़ की कमी थी, त्रिजुगी नारायण भी उनमें से एक है। तो इन सब में हम लोगों ने इस तरह की अम्यूनिटीज़ और इस तरह की फैसिलिटीज़ डेवलप की हैं जो कि आज के यात्रियों की अपेक्षाएं हैं। इसके अलावा हम कुछ जगह यात्री निवास का भी निर्माण की योजना है, जैसे श्रीनगर में, जैसे गोचर, अगस्त मुनि, इन जगह हम यात्री निवास बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जगह जो हमारी 2013 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी, कुछ जगह हमारी जैसे यमुनोत्री में और केदारनाथ में, उन जगहों पे भी हम धर्मशालाओं का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। गंगोत्री में अभी हमने कुछ एक और नई धर्मशाला बनाई, अब हमारी 3 धर्मशालाएं वहाँ हो गई हैं और उसके रास्ते में भी जैसे भैरव घाटी है, वहाँ पर भी हम लोग उसको रिनोवेट करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे ये लगता है कि मुझे ये सौभाग्य मिला। मैं सोचता था कि 142 वर्ष पहले जिस व्यक्ति ने बिना किसी संसाधन के इतनी धर्मशालाएं और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट
क्रिएट किया, कुछ ना कुछ उस दिशा में हम कुछ योगदान दें। तो ये हम उत्तराखंड में भी है और इसका कुरुक्षेत्र में भी इसी तरह से धर्मशालाएं और प्रॉपर्टी है जिसको कि हम आगे यात्रियों की सुविधा के लिए इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा वानप्रस्थ आश्रम स्वर्गाश्रम में उसमें हम यात्रियों को ये भागवत कथा और इस तरह के सत्संग और इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रदान करते हैं। ऋषिकेश में हमारी कई धर्मशालाएं हैं और एम्स ऋषिकेश के पास में हमारा एक आश्रय 123 है जिसमें कि हम एम्स में जो इलाज कर रहे हो पेशेंट हैं उनके केयर टेकर्स के लिए बहुत सस्ती दरों पे 100-150 रुपए में उनको आवास उपलब्ध कराते हैं और इवन कोविड काल में तो हम लोगों ने उनको भोजन आदि की सुविधा भी प्रदान। एक चीज़ का और उल्लेख करना चाहूँगा जो पक्ष शायद आप को नहीं मालूम था। मैं ONGC में रहते हुए एक हॉबी क्लब हम लोगों का होता है, एडवेंचर क्लब ONGC हिमालयन एसोसिएशन, जिसमें माउंटेनिंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग इन सब की एक्टिविटीज़ में हम लोग भाग लेते हैं। और मैं मेरे कार्यकाल में जब मैं वहाँ का अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था, उस ज़माने में हम लोगों ने एवरेस्ट एक्सपीडिशन भी हमारी टीम ने किया था। पहले साल एवरेस्ट बेस कैंप और दूसरे साल एवरेस्ट पे हमारे ONGC के कुछ लोग उसमें स्केल कर पाए। ये इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन के सहयोग से हुआ और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज हमारी जो विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है जो औली में स्कीइंग वगैरह कराते हैं, मैं उसका भी अभी अध्यक्ष हूँ। और इस बार हमारे नेशनल गेम्स होने वाले हैं, जल्दी ही उसकी डेट अनाउंस होने वाली हैं। इस बार हमको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और स्की एंड स्नोबोर्ड फेडरेशन से अभी हमको नेशनल कंडक्ट करने के लिए, नेशनल स्कीइंग चैम्पियनशिप कंडक्ट करने का भी उत्तराखंड को ये गौरव मिला है। तो औली में जल्दी ही हम लोग ये स्कीइंग पूरी इमारत तो सभी को नज़र आती है लेकिन नींव का पत्थर किसी को नहीं दिखता। ऐसे लोग हमारे समाज में नींव के पत्थर की तरह ही काम अलग क्षेत्रों से लोगों को प्रमोट करने का, आगे बढ़ाने का काम लगातार लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे समाज के लिए जो लगातार कुछ न कुछ योगदान अपना सदैव से ही देते आ रहे हैं। सर धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया और लोगों तक ये मेरी बात पहुंचाई। इनफैक्ट कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से जब अब हम रिटायरमेंट हो गए तो हमें समाज में कुछ देने का प्रयास करना चाहिए और उसी प्रयास की दिशा में ये कुछ कदम हैं और ये कहाँ तक असर कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन प्रयास हमारा जारी रहेगा। धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए बने रहें केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। नमस्कार।